हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जितने भी बच्चे आज की क्लास में जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जल्दी जल्दी लिंक को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करें। ठीक है। और इसके पीछे की जो भी 2 क्लासेज हुई हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके 2024 में पूछे जाने के पूरी चांसेस है। ओके। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपकी पिछले 2 दिनों की जो क्लास है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से बिना बात किए हुए और अपने दिमाग को एक जगह यानी कि पढ़ाई पर रख के अगर आपने देखा होगा तो आपको क्लासेस जो है बहुत अच्छी तरीके से तैयार हुई होगी। ठीक है। तो आज भी मैं यही चाहूंगी कि आप सभी बच्चे आपस में बात नहीं करेंगे, पूरा आपका फोकस आपकी क्लास पे होगा। ठीक है। और किसी प्रकार की चैटिंग नहीं होगी। ओके। तो जितने बच्चे आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो और भी बच्चे आते रहेंगे। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो, जैसे ही हम लोगों ने पिछली क्लास में इस चैप्टर पूरे बायोलॉजी के चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास में। तो आज की क्लास में भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही डिस्कस करूंगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं साथ साथ आपको सॉल्व कराते हुए चलूंगी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बहुत ज्यादा लॉन्ग है जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है तो उसको मैं आपको बताते चलूंगी कि क्या पॉइंट ऐड करने हैं, कैसे ऐड करने हैं, कैसे आप इसके अंतर्गत लिखोगे। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, मानव शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है। मानव शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि जो ये ह्यूमन का मेल गैमिट है, ठीक है, ह्यूमन की गैमिट का एक नामांकित और स्वच्छ क्या करना है, चित्र बनाना है। यानी कि डायग्राम बनाना है। डायग्राम के साथ साथ आपको उसकी नेमिंग करनी है, और नेमिंग के साथ साथ उसको एकदम क्लियर तरीके से बनाना है ना, कि ऐसे ही आपको रफली तरीके से नहीं बनाना है। ठीक है। तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना सीख जाना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है। तो आप इसको नहीं छोड़ सकते हो कि नहीं नहीं आता या इसको हम रफली बनाने तो एग्जामिनर हमको नंबर दे देगा। देखो, अगर बायोलॉजी एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें अगर नंबर उठाने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि डायग्राम के थ्रू अगर हम डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से बना देते हैं, उसकी नेमिंग बहुत अच्छी तरीके से कर देते हैं, तो अगर उसके अंतर्गत लिखने वाला जो क्वेश्चन आता अगर हम नहीं भी लिखते हैं और कुछ कुछ हेडिंग के थ्रू ही हमने बस उसको दर्शा दिया तो भी एग्जामिनर नंबर दे देता है। ठीक है। तो आपको बस लिखने आने चाहिए, डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से बनाने आने चाहिए। ठीक है। तो चलिए हम सभी बच्चे मिलकर बनाते हैं इस डायग्राम को। ठीक है। मानव शुक्राणु का क्या करना, आपको नामांकित चित्र बनाने। ओके। देखो, इसके अंतर्गत क्या होते हैं, माइट्रोकांडिया होते हैं ना, इनमें भरे क्या होते हैं, माइट्रोकांडिया भरे होते हैं। ठीक है। और माइट्रोकांडिया के साथ साथ एक लंबा सा सूक्ष्म जो प्रवर्ध होता है वो निकला भी होता है। ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक टोपी नुमा संरचना कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसका यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है। क्या होता है, केंद्रक होता है। ओके। तो देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं हिड। क्या कहते हैं, हिड कहते हैं, यानी हिंदी में सिर कहते हैं। ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, सिर कहते हैं। ठीक है। हिड यानी कि हिंदी में सिर। ठीक है। अब इस सिर पे 2 चीजें प्रेजेंट होती है। अगर शुक्राणु के ऊपर वाले पार्ट पे हम देखें, यानी कि जो इसका हेड वाला पार्ट होता है
वहां पे दो चीजें प्रेजेंट है। दो चीजें क्या क्या है, देखो ये यहां से ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें है क्या, एंजाइम है, क्योंकि ये बना किसका है, एंजाइम का। ठीक है, यानी कि जो गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी से इसका निर्माण हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में होता है क्या है, डीएनए। ठीक है, क्या है, इसके अंदर ये डीएनए होता है। ओके, इसके बाद ये यहां से यहां तक के पार्ट्स को हम कहते हैं वक्ष पार्ट। ठीक है, वक्ष यानी कि मिडल भी कह सकते हैं, थोरिक्स भी कहेंगे, है ना, मध्य भाग कहेंगे, है ना, मध्य भाग। ठीक है, यहां से इस पूरे भाग को हम कहते हैं मध्य भाग कहते हैं। ठीक है, मिडल भाग। ठीक है, मिडल पार्ट। ओके, अब ये जो मिडल पार्ट है, इस मिडल पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा को देना। इनसे क्या मिलती है, ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि जब ऊर्जा मिलेगी तभी ये शुक्राणु क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। यानी कि जो शुक्राणु मूवमेंट करते हैं, है ना, देखो ये मेल पार्ट्स यानी कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां से निकल के फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो एक बॉडी से निकलकर दूसरे बॉडी में जाने के लिए कुछ तो इनके पास ऐसा ऑर्गन होना चाहिए। अगर एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में जाना है तो दूसरे बॉडी में जाने के लिए इनके पास कोई तो ऐसा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, है ना, सॉरी, कोई तो इनके पास ऐसा अंग होना चाहिए। तो ये जो यहां से यहां तक का पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहते हैं टेल भाग। क्या, टेल यानी कि पूंछ भाग। इसी पूंछ की सहायता से, इस पूंछ की सहायता से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, मूवमेंट की क्रिया करते हैं, यानी गति करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए इनको क्या मिलता है, हेल्प मिलती है। ओके, क्लियर। देखो इसके साथ साथ ये तंतुमय फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, तंतुमय आवरण, यानी कि ये इस आवरण को हम कहते हैं तंतुमय आवरण। तंतुमय आवरण होते हैं। ठीक है, और एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो शुक्राणु होते हैं, जो संरचना है, ये जीव द्रव्य कला में उपस्थित होते हैं, यानी कि इनके ऊपर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है। ठीक है, इनके पूरे बॉडी पे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर। तो यहाँ पे हम ऊपर दिखा भी सकते हैं कि इनके ऊपर कौन सी लेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या है, लेयर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी लेना प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कला। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य कला। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर। इसके साथ साथ ये जो पार्ट्स है ना, ये जो भाग है, इस भाग को, है ना, ये जो भाग है इस भाग को हम कहते हैं नेक पार्ट। नेक पार्ट यानी कि ग्रीवा भाग कहते हैं। ठीक है, कौन सा भाग है, ग्रीवा भाग। और यहीं पे एक तारक केंद्र होता है। ठीक है, यहीं पे एक संरचना पाई जाती है, उस संरचना को हम कहते हैं तारक केंद्र। तारक केंद्र। ठीक है, तारक केंद्र। तारक केंद्र को इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रियोल। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। ओके, तो ये पूरी जो संरचना होती है, इस पूरी संरचना क्या होती है, शुक्राणु की डायग्राम की संरचना होती है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक एक पार्ट्स के बारे में लिखना है कि जो हिड पार्ट है, तो इस हिड पार्ट का क्या कार्य है। तो आप क्या बताओगे, देखो एक तो इनके अंदर क्या है, गुणसूत्री पदार्थ है।
ठीक है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, गुणसूत्री पदार्थ है। जब इनके अंदर गुणसूत्री पदार्थ प्रेजेंट है तो इनमें क्या होगा, 46 गुणसूत्र होगा। भाई ये जो गुणसूत्र होगा तो कितना होगा, 46 होगा। तो 46 में 22 जोड़ी जो होंगे वो तो समान होंगे, लेकिन जो 23 जोड़ा होगा एक एक्स होगा और एक वाई हो गया। ठीक है, तो यही क्या करेगा, लिंग का निर्धारण यानी सेक्स का डिटर्मिनेशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में क्या है, एंजाइम है। एंजाइम की वजह से जो एग होता है, एग का जो जोना पेलोसोडा की लेयर होती है उस लेयर को भेदने का कार्य करेंगे। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये इसका कार्य है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि इसको प्रोटेक्ट करना है ना, इसको सुरक्षा देना ताकि इसकी क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। ठीक है, अब आते हैं मिड पार्ट में। तो मिड पार्ट में क्या है, ये ग्रेवा भाग है। ठीक है, इस मिड पार्ट में क्या है, ग्रेवा भाग है। अब माइट्रोकांडिया है। माइट्रोकांडिया का काम है एनर्जी, क्योंकि भाई इसमें कार्य करने की क्षमता, इसको कार्य करना है, इसको गति करना है, तो इनके अंदर जो भी मूवमेंट होंगे, इनके अंदर जो भी कार्य होंगे, इन सभी कार्य को कौन कराएगा, ये माइट्रोकांडिया। क्यों, क्योंकि इसमें ऊर्जा देने का कार्य करेगा। ठीक है, अब बचता ये टेल पार्ट। टेल पार्ट का काम क्या है, गति करना, क्योंकि अब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, कुछ तो ऐसा ऑर्गन चाहिए। तो यहाँ पे उसके लिए ऑर्गन क्या है, टेल। अब इसको कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कौन देगा, माइट्रोकांडिया देगा। ठीक है, समझ गए। तो ये डायग्राम आपको बना देना है और सभी के बारे में एक एक लाइन है ना, 2-2 3-3 लाइन आपको मेंशन कर देना अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो वैसा नहीं है कि आपके पास नोट्स नहीं है या कुछ भी नहीं, आपने पढ़ा भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास प्रॉपर नोट्स है, नहीं भी कोई बच्चा अगर कह भी सकता है कि नहीं मेरे पास नोट्स नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो ये इतनी इजी चीज है कि मैं इतना अच्छे से मैं समझा दी हूँ कि आप इसको कर सकते हो। तो कौन कौन बच्चा करेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, चलिए आगे। आस्तन ग्रंथि पर टिप्पणी कीजिए। आस्तन ग्रंथि पर टिप्पणी कीजिए, यानी जो आस्तन ग्रंथि है, इस आस्तन ग्रंथि पे आपको क्या करना है, टिप्पणी करना, यानी कि आपको बताना है कि इस आस्तन ग्रंथि का क्या कार्य है। तो आपको यहाँ पे 2 तरीके में बता रही हूँ। 2 तरीके क्या है, देखो, अगर आप चाहते हो, यहाँ पे आपके पास 2 चांसेस है। 2 चांसेस क्या है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे डायग्राम भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आता है कि स्तन ग्रंथि का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। स्तन ग्रंथि जो मेमोरी ग्लैंड है फीमेल का, उसका आपको डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम का नेमिंग करना है। नेमिंग करने के साथ साथ उसके बारे में आपको विस्तार से पूरी चीजें डिटेल में लिखनी होती है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके, यानी मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगी और कैसे आपको इसके अंतर्गत मेंशन करना है, कैसे क्या क्या चीजें लिखनी है वो भी मैं बताऊंगी। तो पहले हम उस डायग्राम को बना लेते हैं, फिर डायग्राम के बाद उसके बारे में लिख लेते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, चलिए। ओके, क्योंकि आपको दिखाना क्या है कि जो स्तन ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि क्या है, इनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं और इन सभी का क्या कार्य होता है। ठीक है, यही आपको दिखाने हैं। ओके, चलिए। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर ये चीज आपको दिखाने। ओके, चलिए। सबसे पहले बेटा बात करें तो यहाँ पे ये तो हमारी पसलियां होती है ना, ये हमारी जो रिप्स होती है उस रिप्स वाला पार्ट्स होता है। क्योंकि जो स्तन ग्रंथि है ना, चाहे मेल का, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेशली आपको फीमेल का बताना है, लेकिन चाहे मेल की मेमोरी ग्लैंड हो चाहे फीमेल की मेमोरी ग्लैंड हो, वो हमारी जो रिप्स होती है, जो हमारी पसलियां होती है, इस पसलिए से क्या होती है, वो अटैच होती है, यानी कि वो जुड़ी होती है ना। इतनी बात तो आपको पता है। ओके, अब एक चीज आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे है ना, जो ये स्तन ग्रंथि होती है, तो इस स्तन ग्रंथि के अंदर, ठीक है, लगभग 15 से 20 स्तन पलिकाएं होती है।
क्या होती है, 15 से 20 यहाँ पे स्तनपालिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे 15 से 20 तो बिल्कुल नहीं दिखा सकती। अगर मुझे दिखाना होगा तो मैं आपको 15 से 20 तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगी। ठीक है, तो इनके अंदर कितनी, 15 से 20, कितनी बच्ची, 15 से 20 स्तनपालिकाएं होती है। ठीक है, एक स्तन ग्रंथि की बात करें तो एक स्तन ग्रंथि के अंदर कितनी, 15 से 20 क्या होंगी, स्तनपालिकाएं होती है। ठीक है, और स्तनपालिकाएं के साथ साथ इनमें एडिपोज उत्तक होते हैं। क्या होते हैं, एडिपोज उत्तक। और जब ये एडिपोज उत्तक है तो इन एडिपोज उत्तक का काम है हार्मोन्स को रिलीज करना। क्या है, ठीक है, क्लियर इतनी बात, ओके। अब देखो, अब ये इन्हीं के अंदर, ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, कूपिकाएं होती है। ठीक है, इन सभी जो स्तनपालिकाएं हैं, इस स्तनपालिकाओं के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कूपिकाएं प्रेजेंट होती है। क्या होंगी, कूपिकाएं होती है। ठीक है, क्या होंगी इनके अंतर्गत, कूपिकाएं। ठीक है, लो कूपिकाएं बना दिया। ठीक है, इसी कूपिकाएं के अंदर क्या होगा, मिल्क का फॉर्मेशन। ओके, इसके अंदर क्या होगा, दुग्ध का निर्माण, दुग्ध निर्माण की क्रिया इसी कूपिका के अंदर होती है। ठीक है, इस कूपिका के अंदर क्या होगा, मिल्क का फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो वसामय उत्तक होता है, यानी कि जो एडिपोज उत्तक होता है, इस एडिपोज उत्तक में क्या भरे होते हैं, वसा भरे होते हैं। ठीक है, इस एडिपोज उत्तक में भरे क्या होते हैं, इनमें भरे होते हैं वसा। ठीक है, ये जो एडिपोज उत्तक है, इस एडिपोज उत्तक में क्या भरे होते हैं, यहाँ पे भरे होते हैं वसा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक है, चलो, इसके बाद यहाँ पे ये जो ग्रंथियां हैं, यही क्या करती है, ये आगे चल के, है ना, ये क्या करती हैं, आगे निकल के स्तन नलिकाओं को बनाती है। ठीक है, ये आगे खुलती हैं और ये आगे खुलने के बाद, है ना, ये खुलेंगी, खुलने के बाद ये क्या बनाती है, आगे स्तन नलिकाएं। ठीक है, इसी तरह जितनी भी यहाँ पे है सभी स्तन नलिकाओं को ये बनाती है। ठीक है, ये सभी जो कूपिकाएं होती है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं स्तन कूपिका, ये स्तन कूपिका क्या करेगी, आगे चल के ये किसका फॉर्मेशन करती है, ये बनाती है स्तन नलिका को। ठीक है, अब जैसे ही स्तन नलिका बनी, स्तन नलिका किसमें खुलेगी, स्तन नलिका में। ठीक है, स्तन नलिका स्तन वाहिनी में। ठीक है, स्तन वाहिनी में खुली। अब ये बस स्तन वाहिनी आगे जाके किसमें, दुग्ध वाहिनी में। ठीक है, ये आगे जाके बहुत सारी, है ना, यहाँ पे ढेर सारी क्या बनेंगी, मान लो यहाँ पे बना लो, यहाँ पे ढेर सारी क्या बन गई, दुग्ध वाहिनी बन गई। ठीक है, किसमें बनेंगी, दुग्ध वाहिनी में। ठीक है, आगे चल के जब ये दुग्ध वाहिनी में खुलती है तो दुग्ध वाहिनी में खुलने के बाद यहाँ पे क्या बनाती है, स्तन तुंबिका। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, स्तन तुंबिका। स्तन तुंबिका के बाद आगे जाके, ठीक है, ये खुलेंगे किसमें, दुग्ध वाहिनी में। और दुग्ध वाहिनी के बाद ये आगे वाला जो पार्ट्स है, अरे ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को हम कहते हैं निपल पार्ट्स, यानी कि जिसको हम चूसक कहते हैं, है ना, क्या करेंगे, कहते हैं चूसक कहते हैं। और इसी चूसक से क्या होता है भाई, इसी चूसक से ये जो मिल्क क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, क्या होता है, मिल्क रिलीज होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाने, अब आपको नेमिंग करनी है। देखो, ये बेटा होता है, इसको हम कहते हैं एडिपोज उत्तक, एडिपोज उत्तक। ठीक है, इस एडिपोज उत्तक में भरे क्या होते हैं, इनके अंदर भरा होता है वसा। ठीक है, क्या भरा होता है, वसा यानी कि फैट भरा होता है। ठीक है, वसा यानी कि फैट भरा होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ढेर सारी संरचनाएं होती है, उसको हम कहते हैं पसलियां। क्या, पसलियां कहते हैं। पसलियां को हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्स कहते हैं, है ना, रिप्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पाई जाती है स्तनपालिका। क्या, स्तनपालिका। तो ये जो स्तनपालिका है, इस स्तनपालिका कितनी होती है, 15 से 20, यानी कि एक स्तन ग्रंथि के अंदर, एक स्तन ग्रंथि है तो उस स्तन ग्रंथि के अंदर कितनी, 15 से 20 स्तनपालिकाएं पाई जाती है। अगर एक स्तन ग्रंथि है तो उस स्तन ग्रंथि में कितनी, 15 से 20 क्या पाई जाएंगी, स्तनपालिकाएं पाई जाती। इतनी बातों को आप ध्यान देना। ठीक है,
इसके बाद इस स्तन पालिका के अंदर कौन सी संरचना है, ये जो संरचना इसको हम कहते हैं भाई अस्तन कूपिकाएं। क्या? अस्तन कूपिकाएं कहते हैं। ठीक है, कूपिकाएं तो क्या बोलते हैं? अस्तन कूपिकाएं। ठीक है, इसी अस्तन कूपिकाएं में क्या बनता है, इसके अंदर क्या बनेगा? मिल्क का फॉर्मेशन होता है, यानी कि दुग्ध का निर्माण होता है। ठीक है, ये स्तन पालिकाएं ये आगे जाके है ना, ये आगे जाके जो संरचना का निर्माण कर रही है, इस संरचना को हम कहते हैं अस्तन नलिका। अस्तन नलिका। ठीक है, अब ये स्तन नलिका आगे जाके किस में खुलेंगी? ये आगे जाके खुलेंगी दुग्ध, ठीक है, अस्तन वाहिनी में, है ना। किस में खुलेंगी? ये आगे नलिका अस्तन वाहिनी में खुलेंगी। ठीक है, अब ये अस्तन वाहिनी किस में खुलेगा भाई? जाके तुम्बिका में, है ना, तुम्बिका पार्ट्स में। किसमें? तुम्बिका, जिसको हम क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं। अब ये एम्पुला जाके किस में खुलेगा? दुग्ध वाहिनी में। ठीक है, दुग्ध वाहिनी में खुलेगा। ठीक है, किस में खुलेगा भाई? दुग्ध वाहिनी में। अब ये दुग्ध वाहिनी आगे जाके किस में? चूसक में खुलेगा। किसमें? चूसक में। चूसक को हम क्या कहते हैं? निपल। क्या? ये जो उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है, इस निपल कहते हैं। और इसी निपल्स में क्या होगा भाई? छिद्र होगा, छिद्र होगा। ठीक है, छिद्र होगा तो इसी छिद्र से क्या होगा? ये जो मिल्क है ना, जो मिल्क होता है इस दुग्ध का रिलीज होता है। ठीक है, तो ये जो संरचना होती है, संरचना को हम कहते हैं अस्तन ग्रंथि की संरचना। तो आपके एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है, या तो आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाना होता है, यानी कि आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम बनाने के बाद इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और या तो सिर्फ इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। तो मैं आपको यहीं पे दो तरीके बता रही हूँ ताकि आपको डायग्राम की प्रॉब्लम ना हो और आपको लिखना भी आ जाए। ठीक है, तो फटाफट सभी बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने मेरे साथ बनाया है तो बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत बढ़िया बात अगर आपने बनाया है। तो आप इसमें लिखोगे मादा की अस्तन ग्रंथि की संरचना, है ना। टाइटल क्या लिखोगे? मादा की या अस्तन ग्रंथि की संरचना। फिगर नेम लिखना जरूरी है, तो क्या लिखोगे? मादा की अस्तन ग्रंथि की संरचना, है ना। इस चीज को लिख लेना क्योंकि नेमिंग करना फिगर का बहुत जरूरी है ना। फिगर कौन सा, उसका नाम लिखना, साथ साथ उस फिगर के एक एक पार्ट्स के बारे में भी लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपको ध्यान देना है इस बात को, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो फटाफट इसको आप लोग करिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। इसके बारे में एक एक पार्ट्स के बारे में लोग डिस्कस करते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं, या आप लिख लोगे? है ना, कुछ चीजों में आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ और आप इसके आगे कुछ चीजें लिख लेना। ठीक है, चलो हेडिंग क्या डालोगे? अस्तन ग्रंथि। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड। अब स्तन ग्रंथि के आपको लिखना है, क्या लिखोगे? मादा में, ठीक है, मादा में यानी कि जो कार्यशील स्तन ग्रंथियां मादा की मादा स्तनधारियों की विशेषताएं हैं। ठीक है, कार्यशील स्तन ग्रंथियां मादा स्तनधारियों की विशेषताएं हैं। क्या लिखोगे? कार्यशील स्तन ग्रंथियां कार्यशील, ठीक है, स्तन ग्रंथियां मादा स्तनधारियों की स्तनधारियों की विशेषताएं हैं।
क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, यानी जो कार्यशील स्तन ग्रंथियां हैं ये मादा स्तनधारियों की क्या है, विशेषताएं हैं। नर एवं मादा दोनों के वक्ष भाग के सामने की ओर उभरे हुए, ठीक है, नर एवं, ठीक है, मादा में दोनों वक्ष के सामने की ओर दो उभरे हुए वड़युक्त चूचक उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मादा वक्ष भाग के सामने दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर दो उभरे हुए ठीक है, दो उभरे हुए वर्णयुक्त, ठीक है, वर्णयुक्त चूषक, ठीक है, वर्णयुक्त चूषक, चूषक को हम क्या कहते हैं, निपल कहते हैं। तो उभरे हुए चूषक यानी कि निपल, ठीक है, निपल उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो कार्यशील स्तन ग्रंथियां, यानी कार्यशील स्तन ग्रंथियां मादा स्तनधारियों की विशेषताएं हैं, यानी कि ऐसी स्तन ग्रंथियां जो क्या है, कार्य कर रही है ना, जिनके अंदर कार्य हो रहे हैं, वो क्या है, जो मादा स्तनधारी है ना, जो फीमेल है, और मादा स्तनधारी की क्या होती है, पहचान होती है। यानी कि जितनी भी स्तनधारियां हैं और फीमेल है, अगर वो कार्यशील है तो वो मादा की ही पहचान है, क्योंकि ये जो कैप्सिटी यानी दुग्ध पिलाने की या स्तन में मिल्क फॉर्मेशन की जो क्रिया है, ये सिर्फ किसमें ये गुण पाया जाता है, ये सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, ना कि मेल में। ठीक है, तो ये जो गुण है, ये गुण सिर्फ पाया किसमें जाएगा, फीमेल में ही पाया जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद देखो, जो निप्पल है ना, प्रत्येक निप्पल के या दोनों निप्पल के, ठीक है, दोनों निप्पल, ठीक है, तो दोनों निप्पल के चारों ओर, ओके, निप्पल के क्या, चारों ओर वसा का जमाव के कारण, ठीक है, वसा यानी कि जो फैट है, तो फैट के जमाव के कारण, ठीक है, जमाव के कारण, ठीक है, जमाव के कारण उभरे हुए स्तन होते हैं, उभरे हुए स्तन फैले होते हैं। यानी कि क्या है, वसा है, ठीक है, वसा है, तो वसा के जमाव के कारण, है ना, वसा है तो वसा क्या है, जमी हुई है, और जमी हुई के कारण क्या होते हैं, उभरे हुए स्तन होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक स्तन में, ठीक है, आगे क्या लिखोगे, प्रत्येक स्तन में, प्रत्येक स्तन में, ठीक है, प्रत्येक स्तन में 15 से 20, कितनी, 15 से 20 स्तन पालिकाएं होती हैं। ठीक है, 15 से 20 क्या होती है, स्तन पालिकाएं होती हैं। प्रत्येक पालिका में, ठीक है, प्रत्येक पालिका में ग्रेप्स देखे ना, ग्रेप्स के गुच्छे के समान, ठीक है, जिससे प्रत्येक पालिका, इनके जो स्तन ग्रंथि है, तो एक स्तन ग्रंथि में कितनी, 15 से 20 के स्तन पालिकाएं हैं। तो प्रत्येक स्तन पालिकाएं में, जैसे अंगूर होता है ना, अंगूर क्या होता है, गुच्छे में होता है, उसी तरह ही जो कूपिका है ना, इसको पालिकाएं के अंदर क्या पाई जाती है, कूपिकाएं, और कूपिकाएं कैसे होती, अंगूर के गुच्छे के समान, और उसी को हम कहते हैं स्तन ग्रंथियां या कूपिकाएं ग्रंथियां, जिसमें दुग्ध का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये दुग्ध निर्माण कब होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स से कई सारे कार्य हैं। ठीक है, देखो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का रोल हम प्रसव में भी देखते हैं, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का रोल किसमें होगा, मिल्क के फॉर्मेशन में, है ना, जो दुग्ध श्रावण होगा या दुग्ध बनेगा, इसमें भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ही कार्य करता है। ठीक है, तो प्रत्येक पाली में अंगूर के गुच्छे के समान, ठीक है, अंगूर के गुच्छे के समान कूपिकाएं पाई जाती है।
कूपिकाएं पाई जाती हैं। जिसमें दुग्ध का निर्माण होता है। ठीक है, दुग्ध का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो डायग्राम बनाओगे, डायग्राम के साथ साथ कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर दोगे ना, ये भी नहीं कि पूरा आपको पूरा ही भर देना है कि इसमें जो दुग्ध वाहिनी उनका कार्य क्या है, वो कैसे बने, इन सभी चीजों को उतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। ठीक है, तो कम से कम लिखना है और उसके साथ साथ डायग्राम, क्योंकि वैसे ही आपका टाइम किस में चला जाएगा, डायग्राम में, तो वो आपके पास तो समय बचेगा नहीं कि आप पूरा भर के लिखो। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने के बाद एक एक चीज के है ना, जो मेन मेन पॉइंट है उसके बारे में लिख लेना। तो आपने स्तन कूपिकाएं को लिख लिया, स्तन पालिका लिख लिया, है ना। ये पसलिया तो आप जानते हो रिप्स का क्या कार्य है, क्योंकि अटैच होती है ना वक्ष से। ठीक है, ये एडिपोज उत्तक, ये इतना ज्यादा जमाव है, तो ज्यादा जमाव के कारण क्या है, उभरा हुआ भाग है। ठीक है, जब उभरे हुए फैले हुए भाग को हम क्या कहते हैं, मेमरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथि कहते हैं। देखो ये मेल फीमेल में दोनों होते हैं, लेकिन फीमेल में क्या है, इस वसा का जमाव ज्यादा है, तो इसके वजह से क्या है, उभरा हुआ है। ठीक है, और मेल में क्या है, ये वसा का जमाव नहीं है, तो इसमें क्या है, नॉर्मल है। ओके, तो ये डिफरेंस होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। अपूर्ण प्रभाविता पे टिप्पणी कीजिए। देखो अपूर्ण प्रभाविता क्या है, मेंडलवाद है। ठीक है, जो अपूर्ण प्रभाविता है, तो ये अपूर्ण प्रभाविता क्या है भाई, मेंडलवाद है ना। आपको पता है कि जो हमारे ग्रेगर जान मेंडल थे, उन्होंने आनुवंशिकता के नियम को दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, आनुवंशिकता को नियम को दिया था। तो ये आनुवंशिकता को नियम को, ये हम कह सकते हैं कि इनके विरुद्ध नियम, है ना। मेंडल जी का नाम क्या था, जैसे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर वो दो जनकों के बीच में क्रॉस की क्रिया कराते हैं, तो जो उनकी यफन पीढ़ी होती है, तो उस यफन पीढ़ी में जो एक का तो लक्षण शो करता है, लेकिन दूसरे का लक्षण शो नहीं करता। ये मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के अकॉर्डिंग था। तो कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे, जैसे कार्ल कारिंज वैज्ञानिक थे, और भी ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं होता कि हर जीव में या हर प्लांट्स में मेंडल के अकॉर्डिंग ही आनुवंशिकता होती है, यानी कि मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग ही वंशागति होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, इनके विरुद्ध भी होता है। ठीक है, तो इन्हीं में कई सारे नियम को दिया था। तो जिसमें हम देखेंगे अपूर्ण प्रभाविता पे टिप्पणी कीजिए कि ये अपूर्ण प्रभाविता क्या है। देखो अपूर्ण प्रभाविता को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ठीक है, तो हेडिंग क्या डालोगे, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो तो क्या लिखोगे, कुछ पेड़ पौधे व जंतुओं में, ठीक है, कुछ पेड़ पौधे व जंतुओं की F1 पीढ़ी की संतति में, ठीक है, F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं होता। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कुछ पेड़ पौधे व जंतुओं में, ठीक है, कुछ पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधों या कुछ पेड़ पौधे व जंतुओं में, ठीक है, जंतुओं, तो कुछ पेड़ पौधे व जंतुओं में F1 पीढ़ी के लक्षण, ठीक है, F1 पीढ़ी के लक्षण, ठीक है, लक्षण पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः प्रभावी नहीं होता है, पूर्णतः प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, पूर्णतः क्या होगा, प्रभावी नहीं होता है। तो कुछ पेड़ पौधों व जंतुओं में, यानी कुछ ऐसे पेड़ हैं, कुछ जंतु हैं, तो इसमें जो लक्षण तो पूर्णतः प्रभावी नहीं होता है, अर्थात मध्यवर्ती होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, अर्थात, ठीक है, अर्थात
मध्यवर्ती होता है, ठीक है, अर्थात क्या होगा, मध्यवर्ती होता है, ठीक है, मध्यवर्ती होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, ठीक है, इसे अपूर्ण, तो इसे अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ पेड़ पौधे, यानी कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, यानी कुछ पेड़ पौधे, यानी कुछ पेड़ पौधे और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें यौवन पीढ़ी में जो लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं होता, यानी कि एक देखो, एक तो प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण, तो इसमें पूरी तरीके से प्रभावी नहीं होता, अर्थात इनमें मध्यवर्ती होता है, ठीक है, अर्थात इसमें क्या होता है, मध्यवर्ती होता है, इसे ही हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, ठीक है। आगे की क्या लिखोगे, कार्ल कारिंस ने गुलाबास के पादपों में, ठीक है, आगे क्या लिखोगे, कार्ल कारिंस ने, तो कौन, कार्ल कारिंस, कार्ल कारिंस, ठीक है। अभी कार्ल कारिंस कौन, एक साइंट वैज्ञानिक है, तो कार्ल कारिंस ने, ठीक है, किसने, कार्ल कारिंस ने गुलाबास में देखा, ठीक है, कार्ल कारिंस ने किसमें, गुलाबास में, गुलाबास में, गुलाबास का जो वैज्ञानिक नाम होता है मिराबिलिस जलापा, तो गुलाबास में देखा, ठीक है, देखा लाल पुष्प वाले पौधे, ठीक है, लाल पुष्प वाले पौधे का, ठीक है, लाल पुष्प वाले पादप का सफेद पुष्प वाले, सफेद पुष्प वाले पादप के साथ, ठीक है, पादप के साथ संकरण कराने पे, साथ, ठीक है, किसने देखा, कार्ल कारिंस ने, कौन देखा भाई, एक कार्ल कारिंस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये देखा कि लाल पुष्प वाले पादप का सफेद पुष्प वाले पादप के साथ, ठीक है, संकरण कराने पर, संकरण कराने पर, ठीक है, संकरण कराने पर गुलाबी पुष्प, ठीक है, गुलाबी पुष्प वाले, ठीक है, तो गुलाबी पुष्प वाले पादप यौवन पीढ़ी में प्राप्त होते हैं, वाले पादप यौवन पीढ़ी में, किसमें, जो क्या है, यौवन पीढ़ी, तो यौवन पीढ़ी में प्राप्त होते हैं, किसमें, यौवन पीढ़ी में ये क्या होंगे, प्राप्त होते हैं, ठीक, किसमें, जो यौवन पीढ़ी है, यौवन पीढ़ी में ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये स्व परागण कराने पर F2 पीढ़ी में 1.3, 1.2.1 का लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप अनुपात दर्शाते हैं, ठीक है, ठीक है, होते हैं, और ये स्वपरागण कराने पर, ठीक है, और ये क्या, स्वपरागण, तो ये स्वपरागण कराने पर, ठीक है, तो स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में, किसमें, जो F2 पीढ़ी है, तो F2 पीढ़ी में एक संबंधी, दो संबंधी, एक का लक्षण प्रारूप, ठीक है, लक्षण प्रारूप जिसको हम कहते हैं फिनोटाइप, तो लक्षण प्रारूप है ना, लिख लो फिनोटाइप, फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप, ठीक है, एवं क्या, जीन प्रारूप, ठीक है, तो एवं जीन प्रारूप, तो जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप, जीनोटाइप, तो जीन प्रारूप दर्शाते हैं, ठीक है, जीन प्रारूप क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, जीन प्रारूप को ये दर्शाते हैं,
ठीक है, क्लियर, क्या करेंगे, जो जीन स्वरूप होगा उसको दर्शाएंगे। तो यही चीज को हम जो ये हमने नोट किया है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझे। क्या देखो कि किसने, जो कार्ल कारेंज ने, वापस से एक बार पढ़ लेते फिर इस चीज को समझते हैं। देखो हमने क्या लिखा कि कुछ पेड़ पौधे व जंतुओं में, यानी कुछ पेड़ पौधे व जंतु होते हैं जो मेंडल के अकॉर्डिंग, यानी कि जो मेंडल के जेनेटिक लॉ है, तो उस मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग वंशागति नहीं होती, तो कुछ में अलग होता है, तो इसी को मेंडलवाद कहते हैं। तो कार्ल कारेंज ने इस चीज को, मेंडलवाद को झुठलाने के लिए कह सकते हैं, या मेंडल के नियमानुसार प्रत्येक जंतु में या प्रत्येक पादप में वंशागति नहीं होती, इस चीज को उन्होंने बताने के लिए इन्होंने क्या किया कि कार्ल कारेंज ने, वैज्ञानिक का नाम है कार्ल कारेंज ने, क्या लिया, गुलाबास का पौधा लिया। ठीक है, अब गुलाबास के पौधे में एक लाल पुष्प वाला पौधा, देखो क्योंकि जो पौधे होते हैं उनकी प्रजातियां भी ना, जातियां भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, भले पौधे एक है लेकिन उनकी क्या होंगी, जातियां अलग अलग होती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक लाल पुष्प वाले पौधे की प्रजाति को लिया और एक सफेद पुष्प वाले प्रजाति को लिया, दोनों के बीच में उन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया, यानी कि संकरण की क्रिया कराई। ठीक है, अब संकरण की क्रिया कराने के बाद उन्होंने ये पाया कि यौवन पीढ़ी में कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं हुआ, यानी कि मेंडल का नियम है कि जो उनकी यौवन पीढ़ी आएगी उसमें कोई ना कोई लक्षण पूरी तरीके से प्रभावी होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, मध्यवर्ती रिजल्ट आया। और मध्यवर्ती रिजल्ट में क्या आया कि लाल और सफेद के बाद क्या आ गया, गुलाबी पुष्प वाले पौधे आ गए। ठीक है, फिर वापस इन्होंने क्या किया, जो इनकी यौवन पीढ़ी यानी कि जो गुलाबी पुष्प वाले पादप इनकी प्राप्त हुए थे, उनमें स्वपरागण की क्रिया करा के देखा। तो जब उन्होंने स्वपरागण कराया तो स्वपरागण के बाद उन्होंने क्या देखा, एक संबंधी दो संबंधी एक का अनुपात पाया, यानी कि उन्होंने कुछ देखा कि सेकेंड पीढ़ी में कुछ पौधे लाल पुष्प वाले थे, कुछ पौधे सफेद पुष्प वाले थे, और कुछ पौधे क्या थे, गुलाबी पुष्प वाले थे, यानी कि एक संबंधी दो संबंधी एक का फिनोटाइप भी आया और एक संबंधी दो संबंधी एक का जीरोटाइप भी आया। तो ये फिनोटाइप जीरोटाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके दो तरीके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या बनता है कि अपूर्ण प्रभाविता का जीनोटाइप क्या है, तो एक संबंधी दो संबंधी एक बताओगे। अपूर्ण प्रभाविता का फिनोटाइप क्या है, तो एक संबंधी दो संबंधी एक बताओगे। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की, तो कार्ल कारेंज ने किया था। अपूर्ण प्रभाविता पे प्रयोग या अपूर्ण प्रभाविता किस पौधे में देखी गई थी, तो गुलाबास के पौधे में, है ना। कहीं कहीं आपको मिराबिलिस जलापा भी देता है, तो गुलाबास के पौधे का वैज्ञानिक नाम ही मिराबिलिस जलापा होता है। ठीक है, जो गुलाबास के पौधा है उस पौधे का नाम ही क्या होगा, मिराबिलिस जलापा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखोगे। अब यही चीज को आप क्या करोगे, क्रॉस कराओगे, है ना। तो चलिए क्रॉस कराते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले किसने, अपूर्ण प्रभाविता की बात करते हैं। देखो एक क्या होगा, लाल पुष्प। ठीक है, लाल पुष्प, इस लाल पुष्प को किससे डोनेट करेंगे भाई, दर्शाएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, इसको क्रॉस किसके साथ करा दें, सफेद पुष्प के साथ। ठीक है, और इसको किससे दर्शाएंगे, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो ये क्या है, पैतृक पीढ़ी है, या हम जनक पीढ़ी भी कह सकते हैं। तो पैतृक पीढ़ी या हम इसको जनक पीढ़ी भी कह सकते हैं, दोनों जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो पैतृक पीढ़ी और जनक पीढ़ी, इनके बीच में क्रॉस कराने हैं, गैमेट बनाएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, क्रॉस कराएंगे तो इस कैपिटल आर का क्रॉस इस स्मॉल आर के साथ, इस कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर का, कैपिटल आर का स्मॉल आर से, कैपिटल आर का स्मॉल आर से। तो इनकी जो यौवन पीढ़ी में क्या आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यानी कि इनकी जो यौवन पीढ़ी है ना, ये जो इनकी क्या है, ये इनकी जो यौवन पीढ़ी है, तो यौवन पीढ़ी में, ठीक है, यौवन पीढ़ी में सभी पौधे, ठीक है, यौवन पीढ़ी में जितनी भी पौधे आए तो सभी पौधे क्या थे, गुलाबी थे। ठीक है, गुलाबी पुष्प वाले थे, पुष्प वाले। ठीक है, तो सभी पौधे कैसे थे, गुलाबी पुष्प वाले। यानी यौवन पीढ़ी में जब कार्ल कारेंज जी ने एक लाल पुष्प, गुलाबास के पौधे का एक लाल पुष्प लिया, एक सफेद पुष्प लिया, इन दोनों के बीच में क्रॉस की क्रिया कराई, तो क्रॉस की क्रिया कराने के बाद इनको जो यौवन पीढ़ी इनकी थी
यफन पीढ़ी में इनको सभी पौधे कैसे मिले, गुलाबी पुष्प वाले मिले। ठीक है, वापस से इन्होंने क्या किया, वापस से मैं यहाँ पे बुलेट वर्ग में दिखा दे रही हूँ। वापस से जब इन्होंने क्या कराया, इस यफन पीढ़ी में क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया कराई। सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया कराने के बाद इन्होंने देखा, ठीक है, तो जब इन्होंने स्वपरागण की क्रिया कराई तो क्या संतति प्राप्त हुई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, गैमेट बनाया कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इसका क्रॉस करा दिया तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो देखो ये कैसा था, ये था रेड फ्लावर। ठीक है, ये था व्हाइट फ्लावर। ठीक है, और ये था पिंक। ठीक है, पिंक फ्लावर, और ये भी क्या था, पिंक फ्लावर था। ठीक है, पिंक फ्लावर था। ओके, तो देखो अगर फिनोटाइप देखें तो एक क्या है, लाल रंग का पुष्प। ठीक है, दो कितना है, गुलाबी रंग का पुष्प, और एक कितना है, सफेद। तो एक संबंधी दो संबंधी एक आया। अगर हम इसका जीनोटाइप देखते हैं तो एक क्या है, लाल रंग के जीन है। ठीक है, और दो क्या है, गुलाबी रंग का जीन है। ठीक है, और एक क्या है, सफेद रंग का जीन है। तो इसका ये जो यफन पीढ़ी का है ना, ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई है, ये पीढ़ी क्या है इसकी, F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी। तो इनमें ये अनुपात पूछा जाता है। ठीक है, ये अनुपात भी आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के साथ साथ ये जो आरेख है, इस आरेख को आपको अपने एग्जाम में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लाल पुष्प, ठीक, लाल संबंधी गुलाबी संबंधी सफेद, तो एक संबंधी दो संबंधी एक, इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ओके, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, तो देखो वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडली डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा, किसके द्वारा, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलित जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, तो द्विकुंडलित संरचना का वर्णन कीजिए। किसके द्वारा, आपको वाटसन एवं क्रिक के द्वारा आपको ये बताना है। ठीक है, ठीक है, तो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल की संरचना देखो। डीएनए के जो द्विकुंडली मॉडल की संरचना है, इस संरचना को आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देना है कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो होता है, इसकी संरचना क्या है, क्या क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब डीएनए की द्विकुंडली जो संरचना होती है, इसको वर्णन कीजिए। ठीक है, देखो अब डीएनए की द्विकुंडली संरचना की बात करें तो यहां से यहां तक की दूरी, ये जो दूरी और ये जो दूरी, ये यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और ये जो श्रृंखला होती है, ये क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चैन होती है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चैन होती है। ठीक है, इसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन के बाद, ठीक है, क्या, पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन के बाद, ठीक है, ओके, ठीक, यहां से यहां तक की जो दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को हमें कहते हैं
एक पराकुंडलन होता है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को हम कहते हैं, ये क्या है, एक सर्पिल कुंडलन। ठीक है, क्या है, एक सर्पिल कुंडलन होती है। ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, एक सर्पिल, एक सर्पिल। ठीक है, क्या कहते हैं, एक सर्पिल। ठीक है, तो एक सर्पिल कुंडलन होता है। ठीक है, क्या होता है, कुंडलन होता है। और इस कुंडलन की जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ इनमें कितने, 10 है ना, एक में 5 नाइट्रोजनी क्षार, एक में कितने, 5 नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, क्या होगी, 5 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। यानी कि अगर इनके पराकुंडल की बात करें तो पराकुंडल में कितने, 10 एनबी होते हैं। ठीक है, इस पराकुंडलन में कितने एनबी, 10 है ना, 10 क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस, नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। नाइट्रोजिनस क्या होंगे, बेस होते हैं। ठीक है, तो ये यहां से है ना, ये यहां से यहां तक क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। ठीक है, और इस नाइट्रोजिनस बेस में, ठीक है, अगर इस नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो यहाँ पे जो एडेनिन है ना, ग्वानिन साइटोसिन से, ग्वानिन साइटोसिन से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्वानिन है तो ग्वानिन किससे जुड़ेगा, ये जो ग्वानिन है, ये ग्वानिन है तो साइटोसिन से, फिर ग्वानिन है तो साइटोसिन से। ठीक है, थायमिन है तो एडेनिन से। ठीक है, ग्वानिन है तो साइटोसिन से। ठीक है, उसके बाद एडेनिन है तो थायमिन से। और एक चीज यहाँ पे ये होता है कि ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड होंगे, ये भी ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड होंगे, और ये डबल बॉन्ड से, और ये ट्रिपल बॉन्ड से, ये हमेशा ये ऐसे बाइंड होते हैं। ठीक है, तो इनमें प्रत्येक में आपको एनबी को दिखाना है। ठीक है, ओके, क्लियर, क्लियर। अब देखो, ये यहां से है ना, ये जो बीच की दूरी है, ठीक है, ओके, इसके बाद ये यहां से है ना, ये यहां से यहां तक की को क्या कहते हैं, लघु खाच कहते हैं। ये क्या होती है, लघु खाच होती है। और ये लघु खाच की डिस्टेंस कितनी हो, 6 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम दीर्घ खाच कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ खाच कहते हैं। और इस दीर्घ खाच की जो डिस्टेंस होती है कितनी, 12 एंगस्ट्रॉम होती है। तो लघु खाच की डिस्टेंस कितनी है, 6 एंगस्ट्रॉम, और दीर्घ खाच की एंगस्ट्रॉम कितनी है, 12 एंगस्ट्रॉम होती है। और दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी, ये दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी 0.3 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, दो जो एनबी है, ठीक है, दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.3 नैनोमीटर होती है। ठीक है, तो ये पूरी जो संरचना होती है, ये संरचना होती है डीएनए की संरचना। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए की संरचना होती है। और एक चीज और होता है कि ये यहाँ से 5' से 3' होता है, और 3' से 5' होता है। ठीक है, 3' से 5' की श्रृंखलाएं होती है। ठीक है, दो रज्जु होते हैं, एक टेम्पलेट रज्जु और एक कोडिंग रज्जु होते हैं। ठीक है, और ये जो टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु होते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, और ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। यानी कि जो फास्फेट बॉन्ड होते हैं या फास्फेट मूलक होते हैं, इनसे एक दूसरे से क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं, यानी कि ये बाइंड होते हैं। ठीक है, तो इस संरचना को आपको बनाना है। तो आपने क्या देखा, ये जो डीएनए है ना, ये जो डीएनए है इसका जो व्यास है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम है। एक जो सर्पिल कुंडल की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है। प्रत्येक इसमें जो कुंडलन है, एक पराकुंडलन में 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। ठीक है, और दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी
0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। एक इसमें छोटी खाज होती है यानी लघु खाज होती है, एक दीर्घ खाज होती है। तो लघु खाज की दूरी 6 एंगस्ट्रॉम होती है और दीर्घ खाज की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 12 एंगस्ट्रॉम होती है। तो छोटी की कितनी होगी, छोटी खाज की कितनी होगी, 6 एंगस्ट्रॉम, और दीर्घ कितनी होगी, 12 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो ये डीएनए की संरचना होती है। ठीक है, अब इसके बारे में लिखते हैं क्योंकि आपको पूरी संरचना के बारे में मेंशन करना है। ठीक है, ठीक है, हेडिंग क्या डालोगे, डीएनए अणु की संरचना। हेडिंग क्या डालोगे, डीएनए अणु की संरचना। ठीक है, डीएनए अणु की संरचना। देखो, अब डीएनए अणु की संरचना में आपको एक एक हेडिंग नोट करते हुए चलने। सबसे पहले पॉइंट इसमें क्या मेंशन करोगे, देखो सबसे पहले इसके अंतर्गत मेंशन करोगे कि इस, ठीक है, इस संरचना का या इस दोहरे कुंडलाकार मॉडल को सर्वप्रथम, ठीक है, इस दोहरेकार ठीक है, इस दोहरे कुंडलाकार, ठीक है, तो इस दोहरे कुंडलाकार कुंडलाकार संरचना को सन 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया था। वाटसन, ठीक है, वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है, वाटसन एवं कौन, क्रिक ने। तो वाटसन एवं, ठीक है, वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है, क्रिक ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसने किया था, वाटसन एवं जो क्रिक थे, तो वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। ठीक है, ठीक है, आगे क्या लिखोगे, दोहरे कुंडलन में डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, दोहरे कुंडलन में दोहरे कुंडलन में, ठीक है, दोहरे कुंडलन में डीएनए की दोनों, डीएनए की, ठीक है, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं, ठीक है, की श्रृंखलाएं, ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं एक दूसरे के, ठीक है, क्या, एक दूसरे के प्रति समांतर, एक दूसरे के क्या होती है, प्रति समांतर। ठीक है, तो एक दूसरे के प्रति समांतर होती है, एक दूसरे की क्या होंगी, प्रति समांतर होती है। यानी प्रति समांतर का मतलब ये एक दूसरे के आमने सामने होती है। ठीक है, ये एक दूसरे के प्रति समांतर यानी आमने सामने ये होती है। आगे क्या लिखोगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के निर्माण में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से शर्करा बंधों के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, तो आगे क्या लिखोगे, पॉलीटाइड निर्माण में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से शर्करा फास्फेट संलग्नता द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड निर्माण में पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड निर्माण में, ठीक है, निर्माण में, ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड निर्माण में
न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से, ठीक है, फॉस्फेट बंधों से संलग्नता द्वारा जुड़ती हैं। ठीक है, फॉस्फेट बंधों, फॉस्फेट शर्करा फॉस्फेट संलग्नता द्वारा जुड़े रहते हैं। तो निर्माण में न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या, एक दूसरे से, एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से शर्करा, ठीक है, शर्करा, और किससे, एक दूसरे से शर्करा और इसके साथ साथ फॉस्फेट, फॉस्फेट फॉस्फेट बंध संलग्नता से जुड़ते हैं, संलग्नता से जुड़ते हैं। ठीक है, संलग्नता से क्या करते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, तो संलग्नता से जुड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे इसमें, डीएनए की संरचना में आपको पूरे पॉइंट्स को मेंशन करना। आगे क्या लिखोगे, साइटोसिन तथा ग्वानोसिन, ठीक है, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं, नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए की दोनों, ठीक है, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बंधों द्वारा, ठीक है, तो हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बंधों द्वारा ये क्या करती हैं, जुड़ी रहती है। ठीक है, किसके द्वारा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से बाइंड होंगे। ठीक है, किसके द्वारा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, साइटोसिन तथा ग्वानिन क्षारकों का युग्मन तीन हाइड्रोजन बंधों, ठीक है, तीन हाइड्रोजन बंधों के द्वारा होती है। ठीक है, तो साइटोसिन तथा ग्वानिन, साइटोसिन तथा ग्वानिन ठीक है, ग्वानिन क्षारकों का युग्मन, क्षारकों का युग्मन तीन हाइड्रोजन बंधों द्वारा, ठीक है, तीन हाइड्रोजन, तो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ठीक है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ठीक है, बॉन्ड द्वारा होता है। ठीक है, कितने, तीन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होंगे तो तीन हाइड्रोजन बॉन्डों के द्वारा इनका युग्मन, यानी कि युग्मन का मतलब क्या होंगे, ये जुड़ेंगे। तो साइटोसिन और ग्वानिन जो होंगे ये एक दूसरे से, है ना, यहाँ पे जो संरचना हमने देखा है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया ना कि अगर ये ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे से बाइंड है, साइटोसिन ये और ग्वानिन सिन ये जो क्षार युग्मक है, अगर ये दो अपने आपस में बाइंड है तो ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक दो तीन, यानी ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये एक दूसरे से युग्मित यानी कि जुड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन आगे क्या लिखेंगे, एडेनिन, थाइमिन व यूरोसिल, ठीक है, एडेनिन, थाइमिन व क्या होगा, यूरोसिल, ये एक दूसरे से दो हाइड्रोजन बॉन्डों के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एडेनिन, ठीक है, एडेनिन, यूरोसिल,
यूरोसिल व थाइमीन, थाइमीन, थाइमीन दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ठीक है, दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन बंधों द्वारा, ठीक है, बंधों द्वारा अस्थापित होते हैं, अस्थापित होते हैं, ठीक है, स्थापित होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बंडों द्वारा, बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, ये स्थापित होते हैं। आगे क्या लिखोगे, दोनों पॉलीटॉइड श्रृंखलाओं में शर्करा के अणु एक दूसरे से 11 अंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं, ठीक है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन में, ठीक है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन में शर्करा के अणु एक दूसरे से, में शुगर के, ठीक है, शुगर के अणु एक दूसरे से, ठीक है, अणु एक दूसरे से, ठीक है, तो एक दूसरे से 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, ठीक है, 11 एंगस्ट्रॉम की जो दूरी होती है, तो 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होती है, ठीक है, 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होती है, ठीक है, 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी होगी, तो 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर ये क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, जब दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की बात करेंगे। आगे क्या लिखोगे, डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, डीएनए अणु का, ठीक है, तो डीएनए अणु का, ठीक है, डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इनका जो व्यास होगा, व्यास कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इनका व्यास की अगर हम बात करेंगे तो डीएनए अणु का जो व्यास होगा कितना, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और कुंडलाकार रचना में एक पूर्ण चक्र 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कुंडलाकार रचना में, ठीक है, कुंडलाकार रचना में एक चक्र 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, पूर्ण होता है, की दूरी पर पूर्ण होता है, यानी कि एक जो पराकुंडलन की दूरी को पूरा करना है तो कितना, 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, ठीक है। और इतनी दूरी में 10 युग्मक क्षार उपस्थित होते हैं, ठीक है, और इतनी दूरी में, ठीक है, और इतनी दूरी में, इतनी दूरी में 10 युगल क्षार, ठीक है, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, जो क्षार होते हैं यानी नाइट्रोजन बेस होते हैं, वो उपस्थित होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये होती है डीएनए की संरचना, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, पिरिमिडिन तथा प्यूरिन का अनुपात 1:1 होता है, ठीक है, पिरिमिडिन तथा, तो पिरिमिडिन, ठीक है, पिरिमिडिन तथा प्यूरिन का अनुपात, प्यूरिन का अनुपात 1:1 होता है, ठीक है, 1:1 होता है, ठीक है। तो ये होता है डीएनए और आरएनए की संरचना की बात। तो हमने क्या क्या देखो, और यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है।
देखो हमने क्या बनाया, डीएनए। तो हमने डीएनए की संरचना में यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या बोला, बेसिंग स्ट्रैंड होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं एक पराकुंडलन। तो एक पराकुंडलन की दूरी कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और एक कुंडलन में कितने 10 नाइट्रोजनी बेस होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखा। और हमेशा ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होता है, और थाइमिन एडेनिन से या एडेनिन यूरोसिल से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा होता है, जो कि हमने डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखाया भी है। ठीक है, इसके बाद इनमें एक लघु खाच होती है और एक दीर्घ खाच होती है। तो लघु खाच की दूरी 6 एंगस्ट्रॉम और दीर्घ खाच की दूरी कितनी, 12 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, ठीक है, और यहाँ पे 2 श्रृंखलाएं होती है, 5' से 3', 3' से 5'। ठीक है, और ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, आपस में जुड़े होते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के निर्माण में न्यूक्लियोटाइड यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के जो बहुलक होते हैं वो आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को बनाते हैं। और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को अगर हम जोड़ने की बात करें तो सुगर तथा फास्फेट जो बंध होते हैं या जो बॉन्ड होते हैं वो उसको बाइंड रखने का यानी कि जोड़े रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी भी। ओके, तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि ऐसे ही क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आप सभी को इस क्लास को, जिस बच्चे को आज की क्लास के मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराया, पहला क्वेश्चन था हमारा शुक्राणु की संरचना का। तो शुक्राणु के डायग्राम को मैंने आपको बना दिया है, अब आप उसके बारे में लिख सकते हो, है ना। आपको वहां पे 2 तरीके से पूछे जाते हैं, या तो वॉली डायग्राम पूछ दिया जाएगा या तो आपको डायग्राम के साथ लिखना पड़ेगा। तो डायग्राम मैंने आपको बना दिया है, लिखने के लिए आप लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद स्तन ग्रंथि का आता है, तो स्तन ग्रंथि के बारे में मैंने पॉइंट्स भी लिखवा दिया है और डायग्राम भी मैंने बनवा दिया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा था, जो तीसरा क्वेश्चन था यहाँ पे ये। ठीक है, एक तो डीएनए हो गया और तीसरा क्वेश्चन था ये, हाँ, अपूर्ण प्रभाविता। तो ये जितने भी चारों क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट। ठीक है।